अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का बायो का चैप्टर इंजाइम आज हमने स्टार्ट करना है। तो इंजाइम में आज हम उसकी हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें हिस्ट्री की, तारीख़ की, तो इंजाइम वर्ल्ड कहाँ से आया। जैसा कि बच्चा दुनिया पे आता है तो उसका नाम तो नहीं रखते, नाम तो बाद में रखते हैं, उसका नाम तो नहीं साथ आया होता। तो जब बच्चा दुनिया पे आ जाता है फिर उसका नाम रखा जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमने देखना है कि इंजाइम वर्ल्ड कहाँ से निकला। सबसे पहले 1833 में, कब 1833 में। असल में स्टूडेंट्स ये हिस्ट्री हम क्यों स्टडी करते हैं, ये जो एग्ज़ाम में एमसीक्यूज आते हैं, ये जनरल क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें ये ज़्यादातर आपसे तारीख़ पूछी जाती है, किसी भी चीज़ की तारीख़ पूछी जाती है, इसलिए आपको ये हिस्ट्री याद रखना लाजमी है। तो इंजाइम का वर्ल्ड कहाँ से निकला, पहले हम उसको स्टडी करेंगे, उसकी हिस्ट्री देखेंगे। 1833 में, 1833 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पाइन। क्या नाम था? पाइन। उसने एक इंजाइम इंट्रोड्यूस करवाया और उस इंजाइम का नाम क्या था? डायस्टेस। क्या नाम था? डायस्टेस। अब ये जो इंजाइम उसने इंट्रोड्यूस करवाया, इसका काम क्या था? इसने स्टार्च को ब्रेक डाउन करवाना, स्टार्च को ब्रेक डाउन करवा के किस में कन्वर्ट करना है? माल्टोस में। अच्छा, जब पाइन ने 1833 में डायस्टेस को इंट्रोड्यूस करवाया, उस वक्त इंजाइम डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, मींस के इंजाइम का नाम नहीं आया था। इसको हम सिंपल उस वक्त डायस्टेस ही कहते थे, इसको इंजाइम नहीं कहते थे। इंजाइम का नाम किसने डिस्कवर करवाया? इंजाइम का नाम किसने इंट्रोड्यूस करवाया? इसने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, इसने पहला इंजाइम जिसका नाम है डायस्टेस, वो नाम इंट्रोड्यूस करवाया, उस इंजाइम का नाम इंट्रोड्यूस करवाया। इंजाइम वर्ल्ड इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। इंजाइम का वर्ल्ड किसने इंट्रोड्यूस करवाया? उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, कब? 1877 में। 1877 में, मीन्स के 40-50 साल बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोहने। क्या नाम था? कोहने। इसने क्या करवाया? इसने इंजाइम का वर्ल्ड इंट्रोड्यूस करवाया। आपने एक बात याद रखनी है, अब इन दोनों साइंटिस्ट में एक बात याद रखनी है कि जो पाइन ने इंट्रोड्यूस करवाया वो इंजाइम का नाम, पहला इंजाइम इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था डायस्टेस। इंजाइम का नाम किसने इंट्रोड्यूस करवाया? इंजाइम का नाम इंट्रोड्यूस करवाया कोहने ने। अब इंजाइम इसने वर्ल्ड कैसे रखा, इसका भी मतलब है ना। तो इसके दो वर्ल्ड हैं, इन एंड जाइम। अब जो इन है इसका मतलब है इनसाइड, मीन्स के अंदर। जाइम मीन उसने कहा यीस्ट। अब ये किसकी किस्म है? ये फंजाई की एक किस्म है। उसने ये जो इंजाइम है वो स्टडी कर रहा था, किसको स्टडी कर रहा था? यीस्ट के अंदर किसी चीज़ को स्टडी कर रहा था। जब यीस्ट के अंदर पाया जाने वाला उसने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाया, उस चीज़ का नाम उसने क्या रख दिया? इंजाइम रख दिया। हम आगे जाके पढ़ेंगे इंजाइम का काम क्या है, उसने कैसे इंट्रोड्यूस करवाया, वो क्या कर रहा था, समझ आ गई। इंजाइम किसने इंट्रोड्यूस करवाया? कोहने ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो पहले इंजाइम कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, ये इंजाइम का वर्ल्ड कहाँ से निकला? फंजाई मीन्स यीस्ट के अंदर, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी कोई स्टडी कर रहा था, उसमें उसने एक चीज़ मुआयना की, उसने एक चीज़ देखी, फिर उसने एक नाम रख दिया, उसका नाम क्या था? इंजाइम। समझ आ गई? क्लियर? अच्छा, अब आगे हम देखते हैं इंजाइम के इंट्रोडक्शन की तरफ। इंजाइम को समझने से पहले हम एक टर्म समझ लेते हैं। अब देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बुफेलो है, भैंस है, गाय है, बकरी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसा कि एग्जांपल हम ह्यूमंस ले लें, हमारी आंखें देखती हैं, आंखों को एनर्जी की ज़रूरत है। कान सुनते हैं, कानों को एनर्जी की ज़रूरत है। बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, 100 काम हम दिन में करते हैं। ये कैसे हो रहे हैं, कभी हमने सोचा? ये सारे के सारे इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है? हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं। अब वो रिएक्शन, उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस। अब वो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, इस वजह से उनको हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, इस एंजाइम के इंट्रोडक्शन को गौर से सुनना, फिर आगे आपको समझ आएगी। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या है? हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं। जब दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और ये जो रिएक्टेंट्स जब एक नई चीज़ बनाएं, मींस के एक नया सब्सटेंस बनाएं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये जो हमारे पास हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। हम एक केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। जब हम खाना वगैरह खाते हैं उसके अंदर क्या होती है? ग्लूकोज होती है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या होगी? ग्लाइकोलाइसिस होगी, मीन्स के इनकी ब्रेक डाउन होगी, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी। जब ये ब्रेक डाउन होगी तो हमारे पास क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, और क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अब ये जो ग्लूकोज है, ये किसके साथ मिलकर, किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये सारी चीज़ों को तोड़ देगा। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हैं रिएक्टेंट्स। क्या हैं? रिएक्टेंट्स। और ये जो हमारे पास चीज़ें मिल रही हैं, ये सब के सब क्या हैं? ये हमारे पास सब के सब क्या हैं? प्रोडक्ट है। अब देखो, जो हमें एनर्जी मिल रही है वो किस फॉर्म में मिल रही है? वो एटीपी के फॉर्म में मिल रही है। अब एनर्जी जो हमारी एटीपी के फॉर्म में मिल रही है, वो ही एनर्जी इधर यूज़ होती है। हम देखते हैं, इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एटीपी की शक्ल में हमें मिलती है। सुनते हैं, जागते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, इतने सारे हम डेली लाइफ में काम करते हैं। तो वो सब की सब एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हुई होती है? एटीपी की फॉर्म में स्टोर हुई होती है, जो हमें जब हम कोई काम करते हैं तो ये एनर्जी यूज़ करते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। बिल्कुल, हम बस इस एक को ही समझेंगे क्योंकि फिर हम एंजाइम को आगे हमने समझना है। अच्छा, अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसमें एक जो डिफ़ॉल्ट आता है, इसमें एक जो ख़राबी आती है, ये बहुत स्लो होता है। क्या होता है? बहुत ही स्लो होता है, मीन्स के आहिस्ता होता है। अच्छा, अब हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन स्लो हों, ये हमारी बॉडी को गवारा नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम देखो, हम एकदम चीज़ों को देख लेते हैं। हमने किसी चीज़ को सुनना है, हम एकदम सुन लेते हैं। हमने चलना है, हम एकदम, मतलब हम नहीं सोचते, हम सोचते हैं, हम एकदम सोच लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर अगर केमिकल रिएक्शन स्लो होंगे तो एनर्जी कम मिलेगी। जब एनर्जी कम मिलेगी तो हमारी बॉडी के जो फंक्शन है वो भी कम काम करेंगे। तो इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन स्लो नहीं होने चाहिए। रिएक्शन क्या होने चाहिए? फास्ट होने चाहिए, मीन्स के तेज होने चाहिए। अब रिएक्शन को फास्ट कौन करवाता है? अब रिएक्शन को जो चीज़ फास्ट करवाती है उसको हम कहते हैं कैटालिस्ट। अच्छा, अब कैटालिस्ट को आप समझ गए होंगे कि ये क्या करवाता है? रिएक्शन को फास्ट करवाता है। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कैटालिस्ट किस मकसद के लिए यूज़ होता है। रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए क्या यूज़ होता है? कैटालिस्ट यूज़ होता है। वो लेबॉर्ट्री में आप यूज़ करते हैं किसी भी रिएक्शन को तेज़ करवाने के लिए
हम क्या यूज़ करते हैं, कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये कैटालिस्ट, अब देखो ये रिएक्शन किधर हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, इस वजह से इसे हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। मींस के बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। अब ये बायोकेमिकल रिएक्शन को किस चीज़ की ज़रूरत है तेज़ होने के लिए, कैटालिस्ट की ज़रूरत है। अब इस कैटालिस्ट को हम क्या कह सकते हैं, बायो कैटालिस्ट। क्या कह सकते हैं, बायो कैटालिस्ट। मीन के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यूज होने वाला कैटालिस्ट, उसको हम क्या कहेंगे, बायो कैटालिस्ट। जिस तरह केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले को बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, इसी तरह हम अंदर यूज होने वाले कैटालिस्ट को हम क्या कहेंगे, बायो कैटालिस्ट। अच्छा, अब ये जो बायो कैटालिस्ट है, जो हमारे पास कैटालिस्ट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यूज होता है, उसी को हम कहते हैं एंजाइम। क्या कहते हैं, एंजाइम। स्टूडेंट, एंजाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एंजाइम किसे कहते हैं, ये क्या है, बायो कैटालिस्ट है, और ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करवाता है, रिएक्शन को तेज करवाता है। अच्छा, अब ये देखो, ये ब्रेक डाउन हुई तो ये चीज़ें बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ये जो गैस है वाटर बना और एनर्जी बनी। क्या एंजाइम भी टूट के चीज़ें बनाएगा, नहीं, एंजाइम खुद नहीं टूटेगा, एंजाइम खुद नहीं टूटेगा। एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम बिल्कुल उसी तरह रहेगा। अब ये देखो, ये मार्कर है और ये इसका क्या है, कवर है, ठीक है। अब ये जो कवर है ये तो बिल्कुल इसी तरह ही है, ऊपर है, अंदर काम किसका हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रही है और उसके अंदर इंक यूज़ हो रही है, बाकी बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह ही है ना। बिल्कुल इसी तरह अंदर बॉडी के अंदर क्या हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन रिएक्शन को तेज़ कौन करवाता है, एंजाइम तेज़ करवाता है। एंजाइम बिल्कुल उसी तरह ही रहता है, बाकी क्या करवाता है, ये केमिकल रिएक्शन को तेज़ करवाता है। अब क्या सिर्फ बॉडी के अंदर चीज़ें टूटती हैं, चीज़ें बनती नहीं हैं, चीज़ें बनती भी हैं। जब चीज़ें क्या करेंगी, जब चीज़ें बनेगी तो उसको हम क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर ये A+B, ये हमारे पास क्या बन गई, एक प्रोडक्ट बन गया, एक नया सब्सटेंस बन गया। उस रिएक्शन को हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। अगर ये हमारे पास C टूट जाए किस में, दोबारा A और B में, तो उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। समझ आ गई, जिसमें क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स मिलकर एक नई चीज़ बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। और इसमें भी एंजाइम काम करेगा, चीज़ बनाने में भी काम करेगा और चीज़ों को तोड़ने में भी काम करेगा। अब ये है कि इसमें चीज़ बन रही है, एंजाइम काम करेगा तो वो जल्दी से चीज़ बन जाएगी। इसमें चीज़ टूट रही है, एंजाइम काम करेगा, वो जल्दी से टूट जाएगी। बाकी एंजाइम जिस तरह है उसी तरह ही रहेगा। समझ आ गई। इसी तरह हमारी जो ज़ुबान है, थूक है जो हमारा, इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, अमाइलेज एंजाइम होता है। अब हम चीज़ें खाते हैं, यहाँ से डाइजेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट को यहाँ से डाइजेस्ट करेगा, फिर आगे हमारे पास क्या होगी, स्टमक में पेप्सिन होगी एंजाइम, वो किसको डाइजेस्ट करेगी, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी। बाकी जो एंजाइम जिस तरह है उसी तरह ही रहेगा। समझ आ गई। अच्छा, अब अगर इसको कलेक्टिवली नाम दें तो इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। मीन्स के हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है। अब मेटाबॉलिज्म सिर्फ उसे नहीं कहते चीज़ों की तोड़ फोड़ को, मेटाबॉलिज्म उसे कहते हैं जब चीज़ें बनती भी हैं और चीज़ें टूटती भी हैं। जब चीज़ें बनती हैं उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, जब चीज़ें टूटती हैं उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। समझ आ गई। अब देखते हैं एंजाइम की डेफिनेशन की तरफ।
तो एंजाइम क्या है? एंजाइम एक क्या है? थर्मोलाइबेल बायोकैटलिस्ट। थर्मोलाइबेल बायोकैटलिस्ट। थर्मो का मतलब क्या है? थर्मो का मतलब होता है हीट, लाइबेल का मतलब होता है सेंसिटिव। अब जो ये एंजाइम है ये बहुत सेंसिटिव होता है, मींस कि अगर इसको हीट देंगे या इसको हीट मिलेगी तो ये टूट सकता है। ये बहुत हीट सेंसिटिव मतलब कोई भी चीज़ मतलब सेंसिटिव है, मतलब उसके पास, अब हमारे लिए आग जो है, हम सेंसिटिव है ना, हम आग के पास नहीं जा सकते, हम आग के पास जाएंगे वो हम जल जाएंगे, हम सेंसिटिव है। इसी तरह एंजाइम क्या है? हीट सेंसिटिव, मींस कि इसके पास भी हीट जाएगी तो एंजाइम क्या हो जाएगा? जल जाएगा, टूट जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो ये क्या है? बायोकैटलिस्ट। मैंने आपको बता दिया बायोकैटलिस्ट किसे कहते हैं, जो रिएक्शंस को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तेज़ करवाते हैं। समझ आ गई? अच्छा, अब ये रिएक्शन को तेज़ करवाएंगे लेकिन विदाउट यूजिंग themselves, खुद को इस्तेमाल किए बगैर क्या करवाते हैं? रिएक्शन को तेज़ करवाते हैं। एंजाइम उस जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब इधर एक और सवाल पैदा होता है कि क्या तमाम कैटलिस्ट एंजाइम हो सकते हैं? अब देखो, लेबॉर्ट्री में भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर लेबॉर्ट्री में कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं रिएक्शन को तेज़ करवाने के लिए। समझ आ गई? क्लियर? अब हमारी बॉडी के अंदर भी रिएक्शंस हो रहे हैं, उसको तेज़ करवाने के लिए भी कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं। क्या जो लेबॉर्ट्री में कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं, क्या उनको भी हम एंजाइम कहेंगे? उनको एंजाइम नहीं कहेंगे, वो सिर्फ कैटलिस्ट हैं। अब जो हमारी बॉडी के अंदर कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं वो क्या हैं? बायोकैटलिस्ट। और बायोकैटलिस्ट को नाम हम किसका देंगे? एंजाइम का देंगे। इसलिए तमाम एंजाइम क्या हैं? ऑल एंजाइम क्या हैं? कैटलिस्ट हैं। लेकिन तमाम कैटलिस्ट एंजाइम नहीं हो सकते। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आज सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री की तरफ आज हमने कुछ देखा कि इस तारीख क्या है, कि एंजाइम कहाँ से वर्ल्ड आया और एंजाइम किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कल हम नेक्स्ट आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।